जिसमें हम लोग क्या जो प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, वो जो है क्लास जो है प्रयोगशाला चाहे परिचारक का हो असिस्टेंट का हो, है ना, वो दोनों के लिए क्या है मोस्ट सूटेबल है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपको वहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही ठीक है, जैसे कि आज मैंने पढ़ाया था जो पहले इसके पहले जो है ना, उसमें था मात्रक और इकाई के बारे में। ठीक, तो जितने भी एग्जाम, ठीक है, जहाँ से मात्रक और इकाई से संबंधित प्रश्न आते हैं वहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है प्रयोगशाला परिचारक की क्लास को क्या करेंगे, जो आपका डेली 2 वीडियो मेरे तरफ से मिलेगा, जिसमें एक वीडियो जो आएगा परिचारक के लिए आएगा, है ना, और दूसरा वीडियो जो होगा वो डेडिकेटेड होगा रेलवे एनटीपीसी को। ठीक है, लेकिन अभी हमारी मैनेजमेंट जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण क्या है एनटीपीसी का वीडियो आपको अभी, है ना, जैसा एक क्वेश्चन कॉम्बो के हिसाब से होना चाहिए लगभग 100-120 क्वेश्चन का, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र को। ठीक है, याद रखना घटना चक्र एक मोस्ट ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, इसमें दिया रहता है क्वेश्चन, दिया रहता है सिलेक्टिव क्वेश्चन। सिलेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ होता है ना, उन क्वेश्चनों का इसमें समावेश होता है, तो उन क्वेश्चनों को मैं लिया हुआ हूँ, है ना। साथ ही इसी तरीके के प्रश्न आपको आने वाले हमारे व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन संभावित आपके पेपर में आए, ऐसा अगर लगता है मुझे, ठीक है, अपने अनुभव से, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे शामिल करूँगा और उसी को हम लोग क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये जो है सभी एग्जाम के लिए है ना, संविधान का प्रश्न जिन भी एग्जाम में आता है, ठीक है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग आज ही अनुसूची को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नहीं तो अनुच्छेद ही मैं अपने तरफ से आपको कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, क्या तो अनुच्छेद, ठीक है, देखिए एक प्रश्न है, भारतीय संविधान में पूछा गया है कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, बीपीएससी प्री में आया हुआ है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो सबसे पहले याद रखना है भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ये जो है क्या है ऑप्शन के हिसाब से आप इसको क्या करेंगे देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद और 500 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग माई, है ना, इसमें मैं जो वर्तमान में है इसके बारे में आपको बताता हूँ, यह है 468। ठीक है, अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आपको याद रखना है 468, 468। ठीक है, और ये कैसे है, तो देखिए जो इसका सेक्शन होता है जिसमें क ख ग उन सबको मिलाकर। ठीक है, और ये कैसे है जो 468 है, तो इसके बारे में याद रखेंगे, इसमें जो सेक्शन होता है क ख ग उन सभी को मिलाकर। अदरवाइज आपको यथावत क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कितने, ठीक है, ये सभी को मिलाकर है जिसमें कुछ सेक्शन को भी इसमें शामिल किया गया है। नहीं तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 395। ठीक है, कितनी है, तो 395। ठीक है, और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, ठीक, ये हो गया अनुच्छेद कितनी है, 395। अदरवाइज इसमें सेक्शन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, अगर जोड़ते हैं क ख ग वाले सेक्शन को, ये कितना हो जाता है 468, जो 400 से अधिक होगा। साथ ही हमारे जो मूल संविधान है ना, हमारे मूल संविधान में आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो अनुच्छेद की संख्या है ये कितनी दी गई है, 395, है ना, कितनी, तो 395। ठीक है, और इसमें जो भाग है, भागों की संख्या आपको मिलेगी कितनी, तो 22। ठीक है, भाग की संख्या जो मूल संविधान में कितनी है, तो 22, लेकिन वर्तमान में याद रखना, ठीक है, वर्तमान में भाग की संख्या कितनी हो गई, तो 25, है ना, वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 25। और चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अनुसूची। ठीक है, तो मूल संविधान में जो अनुसूची थी, है ना, मूल संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 8। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूची है ये कितनी है, तो याद रखना है 12। ठीक है, याद रखना है तो 12। देखिए यहाँ क्वेश्चन एक था, लेकिन मैंने आपको कितनी चीजें बताई। देखो क्वेश्चन में सिर्फ यह पूछा गया है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन में था 400 से अधिक, 300, 250, 100। ठीक है, तो याद रखेंगे 400 से अधिक क्या है, अनुच्छेद हैं। ठीक है,
अब देखिए अनुच्छेद की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है, तो याद रखते हैं 395, लेकिन जब गणना करके अनुच्छेदों की संख्या हम निकालते हैं तो कितना आता है 468। ठीक है, तो देखिए मूल संविधान में अनुच्छेद कितनी है पूछेगा तो याद रखना है 395। वर्तमान में गणना के अनुसार अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 368। ठीक है, और मूल संविधान में कितने भाग हैं, है ना, तो भागों की संख्या 22, लेकिन वर्तमान में जो भाग कितने हो गए हैं 25। ठीक है, मूल संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी थी, तो 8, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12, याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, ठीक, यही चीज अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो आरंभ में याद रखना है 395, ये आपका अगला क्वेश्चन है। साथ ही वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितनी है उसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये वर्तमान में है 395 अनुच्छेद, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है कितनी, तो 12। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे है ना अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें पूछा गया है कूट प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि नए राज्यों का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, नागरिकता कौन से अनुच्छेद में शामिल है, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में शामिल है, और उसी प्रकार प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कौन से अनुच्छेद में शामिल है, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखेंगे नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन। ठीक, देखिए नए राज्यों को क्या करना, बनाना, निर्माण करना, गठन करना, ये कैसी है, तो ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, राजनेता जो संसद सदस्य होते हैं वो लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये जो प्रशासनिक इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और न ही न्यायालयी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मतलब नए राज्यों का निर्माण करना, ठीक है, उसको दूसरे राज्य में क्या करना, शामिल करना, उसका विलीन करना। ठीक है, ये किस में आता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन से संबंधित जो विधियां हैं उसको बताई गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन का, निर्माण का, है ना, उसको बनाने की प्रक्रिया के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, नागरिकता, है ना, हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता। ठीक है, नागरिकता को बताया गया है किसमें, तो आपको याद रखना है भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता को किसमें बताया गया, तो याद रखना है भाग 2। ठीक है, नागरिकता को किसमें बताया गया है, भाग 2 में। ठीक है, जैसे नए राज्यों का गठन को, ठीक है, ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 3, है ना, किसमें, अनुच्छेद 3 में। और देखेंगे जो नागरिकता है उसको भाग 2 में बताया गया है। ठीक है, नागरिकता का नियम बताया गया है कि 1947, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उसके बाद यहाँ के लोगों को नागरिकता किस प्रकार से मतलब कितने तरीके से प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 तरीके दिखेंगे। ठीक है, जिसमें देशीकरण, जो आपका जमीन से संबंधित चीजें हैं उससे, है ना, जो आप पंजीकृत होते हैं उससे, ठीक है, आपके वंशज से, वंशक्रम से, ठीक है, और देशीकरण से। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग विस्तृत तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं जो क्वेश्चन है केवल उनको ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे नागरिकता के बारे में बताया गया भाग 2। इसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी भारत की। ठीक है, साथ ही आप यहाँ की नागरिकता को कैसे छोड़ सकते हैं, या कि आपकी नागरिकता को कैसे समाप्त कर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ बताया गया, तो भाग 2 में। और देखिए मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को किसमें बताया गया, तो इस पे के बारे में आप याद रखेंगे, ये भाग 3 में है। ठीक है, देखिए ये क्या है, भाग 3 में, याद रखना है आपको। ठीक है, ये किसमें है, तो भाग 3 में है। ठीक है, ये किसमें है, तो भाग 3 में। ठीक है, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखिए नए राज्यों का गठन जो है अनुच्छेद 3 में है, किसमें, अनुच्छेद 3 में, जबकि नए जो मौलिक अधिकार है वो किसमें है, भाग 3। ठीक, अनुच्छेद अलग है, अनुच्छेद कितना है 395, और गणना के अनुसार कितना है, तो 468, 468, ठीक है, 468।
तो यहाँ पे आप देख पाते हैं भाग कितना बताया था मैंने आपको 22, वर्तमान में कितनी इसकी संख्या 25, कितनी बढ़ी तो 3। तो यही याद रखेंगे जो भाग है, भाग 3 में क्या है तो मौलिक अधिकार, ठीक है, भाग 3 में क्या है तो मौलिक अधिकार। और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 323 ए में। किसमें तो अनुच्छेद 323 ए में, ठीक। देखिए यहां तक आप लोगों ने क्या देखा, यहां हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं कि नए राज्यों का जो गठन है और निर्माण है इसके बारे में बताया कहाँ गया, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 3 में। जो नागरिकता है ना, भारत के लोगों को नागरिकता कैसी प्रदान की जाती है, साथ ही जो विदेश के लोग हैं वो भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, और जो भारत के लोग हैं वो अपनी नागरिकता का त्याग कैसे कर सकते हैं, नागरिकता से संबंधित सारी चीज़ों को ये बताया गया है भाग 2 में। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलती हैं कि कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं, है ना, जो 6 आपको देखने को मिलेंगे, आगे मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में। तो मौलिक अधिकार में भागों की संख्या याद रखिएगा, नहीं, मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंतर्गत आता है तो भाग 3 में, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं आप प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए आपको याद रखना है ये जो है अनुच्छेद 323 ए में शामिल किया गया है, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना को अनुच्छेद 323 ए में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है ना, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक, देखिए राष्ट्रपति की क्या बगैर, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर, मतलब राष्ट्रपति को क्या है, सिफारिश नहीं किया गया है। उसके बाद ठीक है, कोई विधेयक ऐसा हो जो कर लगाता है और विधायिका में नहीं रखा गया है, मतलब विधानसभा में नहीं रखा गया है। यह प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 117, ठीक है, अनुच्छेद 117। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को बिना सिफारिश किए, ठीक, राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं है, उसके बाद भी अगर कोई विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक क्या करता है, कर लगाता है, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 117, ठीक है, किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत ये क्या करता है, आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हो रही किसके बारे में? तो वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? तो वित्त विधेयक, ठीक, ठीक। तो वित्त विधेयक को लेकर जो विशेष उपबंध है ये किस अनुच्छेद में शामिल है? तो याद रखना है ये वित्त विधेयक, और मैंने इसके पहले बताया आपको, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधेयक अगर कर क्या करता है, लागू करता है, अधिरोपित करता है, तो किसमें आता है? अनुच्छेद 117 में। और यही चीजें जो है वित्त विधेयक से क्या है, संबंधित है, तो ये भी किसमें आएगा? अनुच्छेद 117 में, ठीक है। किसमें आएगा? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 117 में। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में और दिया हुआ था जिसमें 119, ठीक है, अनुच्छेद 119 और है आपके ऑप्शन में, ठीक है। और इसके बाद आपको अनुच्छेद 121 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अनुच्छेद 121। और इसके बाद अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 123। अब इसको देखते हैं कि अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 123 संबंधित किससे हैं। तो देखिए अनुच्छेद 119 के बारे में आप याद रखेंगे कि संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया है ना, उसकी विधि का क्या करता है? विनियमन करता है, ठीक है, संसद में, ठीक है, किसमें? तो याद रखना संसद में जो वित्तीय, ठीक है, वित्तीय मतलब पैसों से कार्य संबंधी इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप लोग अनुच्छेद 119 में क्या देखने को मिलेगा कि संसद में
वित्तीय कार्य संबंधी, है ना, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का इसमें क्या बताया, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 121 में आप लोग याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और साथ ही हाई कोर्ट, है ना, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है, न्यायाधीशों की कर्तव्य, है ना, कर्तव्य निर्वहन के बारे में बताया गया है। क्या? तो कर्तव्य निर्वहन के बारे में बताया गया है। ठीक, अनुच्छेद 121 में आप याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की कर्तव्य निर्वहन के बारे में बताया गया है, किसमें? तो अनुच्छेद 121 में। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 123 के बारे में याद रखेंगे। अनुच्छेद 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। राष्ट्रपति की, ठीक है, अनुच्छेद 123 याद रखेंगे, राष्ट्रपति की, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जी की, है ना, राष्ट्रपति की अध्यादेश, क्या? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये किसमें है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 123 में। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में यूपीएससी, है ना, जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस और आईपीएस बनते हैं। ठीक है, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, जिसके यूपीएससी, है ना, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनते हैं, उसके अंतर्गत देखिए उसमें प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से, है ना, कि कहाँ इस भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 312, ठीक, अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं यूपीएससी परीक्षा से संबंधित है। ठीक, चलिए अब इसमें, ठीक है, कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं जिससे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद को बताना है। उसी प्रकार भारत का निर्वाचन आयोग, है ना, भारत का निर्वाचन आयोग, इससे संबंधित अनुच्छेद हमें बताने हैं। ठीक है, अगला है संघीय लोक सेवा आयोग या अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312, ये उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है महाधिवक्ता। क्या है? तो महाधिवक्ता, ठीक है, भारत सरकार का क्या होता है? वकील होता है। ठीक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ जो भारत का निर्वाचन आयोग है, यह अनुच्छेद 324 से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में, है ना, भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित चीजों को बताया गया है। ठीक, अब इसी में अनुच्छेद 124 हम लोग पढ़ पाए कि नहीं पढ़े हैं ना। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 124 में, है ना, अनुच्छेद 124 में, ठीक, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक, अनुच्छेद 124 से आप याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान यहाँ देखने को मिलेंगे अनुच्छेद 124 में। और भारत का जो निर्वाचन आयोग का गठन है, यह आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे क्या है, हाँ, अनुच्छेद 318। ठीक है, अनुच्छेद 318 में आप लोग देख पाते हैं कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा और शर्तें। ठीक है, लोक सेवा जो अधिकारी और कर्मचारी है लोक सेवा आयोग के, ठीक है, अनुच्छेद 318 आप याद रखेंगे, लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी सेवा और शर्तें के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक, चलिए मैं उसको भी बता देता हूं, अनुच्छेद 318। ठीक, अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग, किसके? तो लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ठीक है, अधिकारी या कर्मचारी हैं, इनके सेवा और शर्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनके सेवा और शर्तों के बारे में बताया गया है। ठीक, चलिए अगला आप देखेंगे और है अनुच्छेद, इसी में अनुच्छेद 315 आप याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 315। ठीक, अनुच्छेद 315 में आपको देखने को मिलेगा, इसमें संघ और राज्य में,
ठीक है, संघ व राज्य में, ठीक, लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में आप देख पाते हैं कि संघ और राज्यों में, ठीक है, संघ और अलग अलग राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 332, ठीक है, अनुच्छेद 332, ठीक है, यहाँ याद रखेंगे राज्य, कहाँ तो राज्य के जो विधानसभा है ना, राज्य के विधानसभा में एसटी एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का जो स्थानीय आरक्षण मिला है उनको, है ना, इनके आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 332 में आप क्या देख पाते हैं कि राज्य और, है ना, कि राज्य की विधानसभाओं में जो एसटी एससी हैं उनको, है ना, जो आरक्षण है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन केवल वो अलग से बताया गया था। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 318 में बताया तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछा गया है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, इसको कहाँ बताया गया तो याद रखेंगे, है ना। समान न्याय मतलब न्याय जो है सभी को क्या होगी, समान मिलेगी। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या विषमता नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क कहने का मतलब जो व्यक्ति जो है ना, अपने जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं उनके लिए क्या तो निःशुल्क विधि सहायता, मतलब बिना पैसे के, है ना, बिना पैसे के क्या करना, उनको कानून से संबंधित सहायता प्राप्त करना, है ना, सहायता उनको प्रदान करना। तो देखते हैं जो न्याय जो है ना, चाहे वो अमीर हो गरीब, है ना, या दौलतमंद हो या भिखारी, सभी को क्या है, न्याय सभी के लिए समान रहेगा। और जो क्या करते हैं, जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं, ठीक है, वो उनके लिए क्या, निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, और ये आता है अनुच्छेद 39A के अंतर्गत। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है तो आपको याद रखना है, 39A के अंतर्गत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक, ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये आता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद है समान नागरिक संहिता। ठीक, क्या तो समान नागरिक संहिता। ठीक, समान नागरिक संहिता से संबंधित चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए और अगला है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। ठीक है, जो कृषि है वह पशुपालन, ठीक, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रावधान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे तो ये मिलेंगे अनुच्छेद 48 में। कहाँ तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 48 में। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ठीक, संघीय न्यायपालिका, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना। संघीय न्यायपालिका ये कहाँ है तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी अनुच्छेद 124 में। ठीक, संघीय न्यायपालिका से संबंधित जो जानकारी है कहाँ देखने को मिलेगी, अनुच्छेद 124 में। उसके बाद ठीक है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, अनुच्छेद 5 में याद रखेंगे आप लोग, है ना, ये उल्टा हो गया, इसको मैं ठीक करता हूँ। ठीक, तो नागरिकता, तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो चीजें हैं या इसके जो प्रावधान हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे तो याद रखना है अनुच्छेद 5 में। कहाँ तो अनुच्छेद 5 में। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आकस्मिक प्रावधान। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जो आकस्मिक प्रावधान, ठीक है, संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मिलेंगे आपको अनुच्छेद 352 में। ठीक, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान मतलब जैसे वित्तीय आपातकाल है ना, सैन्य विद्रोह आपातकाल या बाहरी आक्रमण के साथ संबंधित जो आपातकाल लगते हैं उसके बारे में बात है। चलिए अगला देखते हैं जो विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक, विधायी शक्तियों के वितरण, इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखना है आपको अनुच्छेद 245 में। ठीक है, अनुच्छेद 245 जो है विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 245 क्या है? विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोग आज किसकी क्लास में पढ़ रहे हैं? तो याद रखेंगे अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है स्टेट पीसीएस के लिए है ना, प्री के लिए तो ठीक है, लेकिन मेंस में इन सब चीज़ों का जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, अभी हम लोग केवल जो फैक्चुअल और साथ ही जो स्टेट है ना, जो सामने दिखने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद तो रहने के लिए 395 अनुच्छेद है, गणना के अनुसार 468 है। तो मैं सभी अनुच्छेद है ना क्या करेंगे क्लास में, सबको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, जो आपके पेपर में आ सकता है और जो अभी तक पेपर में पूछा गया है ना, ये आप मान सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या है, संकलन है। ठीक, तो चलिए इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ तो याद रखेंगे हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद को। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था पहला कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या कितनी बताई गई थी? ऑप्शन में वहाँ पे 400 से अधिक, 350, 250 और 150। तो याद रखना है 400 से अधिक। ठीक, 400 से अधिक कैसे? तो जब हम वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395, लेकिन उसमें जो सेक्शन है क ख ग घ करके उन सबको ऐड करते हैं तो अनुच्छेद कितने हो जाएंगे बढ़कर? याद रखना है 468। अनुच्छेद बढ़ेंगे नहीं, अनुच्छेद की जो संख्या है, क्रम है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, तो जो मूल संविधान है याद रखेंगे अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395। साथ ही मूल संविधान में जो भाग हैं, भागों की संख्या आपको याद रखना है 22। ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेद कितना है? तो याद रखना है 395, भाग है, भागों की संख्या 22 और अनुसूची जो है इसकी संख्या है 8। ठीक है, अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 8, ये याद रखनी है। दूसरी चीजें वर्तमान में देखिए इसमें क्या कोई परिवर्तन हुआ है? तो वर्तमान स्थिति में आपको पता चलेगा अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 ही हैं। ठीक है, लेकिन भागों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो याद रखना है 25। कितने बढ़े हैं? तो 3। भागों में कितनी की वृद्धि हुई है? 3 की। मूल संविधान में जो अनुसूची है उसकी संख्या है 8, वर्तमान में कितनी है? 12। इनकी संख्या में बढ़ोतरी कितने की हुई है? तो 4। ठीक है, इन चीजों को क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। चलिए इसी में आगे देखे हैं कि जो नए राज्य बनते हैं, जो नए राज्य का अगर निर्माण होता है, गठन होता है, ठीक है, पहली चीज़ याद रखना है कि ये जो है विधायी शक्तियों के तहत किया जाता है। ठीक है, इसमें संसद ही इसमें क्या करते हैं? नियम कानून बना के इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो है प्रशासनिक है ना, प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है और नहीं न्यायपालिका के अंतर्गत ये जो है वो आता है। तो हम लोगों ने देखा नए राज्यों का गठन, यह अनुच्छेद 3 में, किसमें है? तो अनुच्छेद 3 में, याद रखना है ना। नए राज्यों का गठन आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो अनुच्छेद 3 में। साथ ही नागरिकता, नागरिकता के बारे में आप लोग याद रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता कितने तरीके से प्रदान की जाती है। याद रखना, पंजीयन से है ना, पंजीयन कराकर, देशीकरण से, वंशक्रम के अनुसार, ठीक है, और नागरिकता लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। खैर ये थ्योरी वाले पार्ट है, इसको मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो मौलिक अधिकार है इसको भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में याद रखना है, इसको संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अब इसी प्रकार जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323A में है। खैर नागरिकता इंपॉर्टेंट है, भाग 2 में है, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, भाग 3 में दिया हुआ है, याद रखेंगे।
ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को बिना सिफारिश के अगर कोई विधेयक जो है क्या करता है, कर आरोपित करता है, तो किसके अंतर्गत आएगा, याद रखना है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ठीक, तो इसी में एक दूसरे तरीके से प्रश्न आप देखने को मिलेगा कि वित्त विधेयक है ना, वित्त विधेयक से संबंधित, ठीक है, वित्त विधेयक से संबंधित अगर कर किसी प्रकार का आरोपित किया जाता है तो ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 117 में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 19 के बारे में याद रखना। अनुच्छेद 19 में संसद की जो वित्तीय कार्य के संबंधित जो प्रक्रिया है, विधि या कानून, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, संसद की जो वित्तीय कार्य है ना, जो पैसों से संबंधित काम जो संसद करती है, उसकी प्रक्रिया के बारे में कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 119 में। इसके बाद आप देख पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या है ना उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 121 में। ठीक है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य है ना, उनके कर्तव्य का निर्वहन करना, ठीक, उनका कर्तव्य क्या है, उनका काम क्या है, ठीक है, वो उस सब के बारे में बताया कहाँ गया है, अनुच्छेद 121 में। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, इसका प्रावधान कहाँ से आया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये कहाँ है, तो अनुच्छेद 123 में। ठीक है, उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं है ना, वर्तमान में कह सकते हैं आप यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जहां से आप आईएएस, आईपीएस और आईपीएस बनते हैं, इसको बताया गया अनुच्छेद 312 में। कहाँ, तो अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अब इसके में आगे आप लोग देखिएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग ये वही है जो पूरे भारत में क्या करता है, चुनाव कराता है। कौन कौन सा, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। याद रखेंगे जो ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत चुनाव होता है ना, या स्थानीय जो चुनाव होता है, ये राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। ठीक, किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देखते क्या है ना, राज्य सरकार के द्वारा जो पंच सरपंच का चुनाव होता है वो कौन कराता है, राज्य सरकार कराता है। लेकिन विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये चुनाव कौन कराता है, तो आप क्या याद रखेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग, जिसमें दिया किसके कहाँ है इसके बारे में प्रावधान, अनुच्छेद 324 में। कहाँ, तो अनुच्छेद 324 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 124 जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित चीजों को शामिल किया गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 318 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 318 में आप देख पाएंगे कि लोक सेवा आयोग अधिनियम, ठीक है, अनुच्छेद 318 में जो लोक सेवा आयोग है उसके जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके सेवा और शर्तों के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 318 में। ठीक है, अनुच्छेद 318 में याद रखेंगे लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके सेवा और शर्तों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रावधान है ये किसमें, तो अनुच्छेद 315 में। ठीक है, संघ में और राज्यों में, ठीक है, जो लोक सेवा आयोग से संबंधित या इनके गठन का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अब देखेंगे राज्य में जो विधानसभा है ना, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें नए मुख्यमंत्री जो बने हैं विष्णुदेव साय जी, मैं उसी चुनाव की बात है, उसी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो राज्य में जो विधानसभा है वहाँ एसटी और एससी का जो स्थान का आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, राज्य के विधानसभा में जो एससी और एसटी, ठीक है, राज्य के विधानसभा में जो एसटी एससी को जो स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है ये कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 332 में। चलिए अब आगे देखते हैं और बढ़ेंगे, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, सभी लोगों को न्याय में क्या होगी, समानता होगी। कोई अमीर गरीब या है ना, अमीर गरीब या किसी भी तरीके का, ठीक है, अधिकारी कर्मचारी, इस तरीके से भेदभाव या विषमताएं यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी। ये दूसरा चीज, जिनके पास क्या होगा है ना, किसी भी प्रकार की विधिक सहायता, मतलब किसी भी तरह की कानून सहायता के लिए अगर वो आदमी इतना सक्षम नहीं है उतना पैसे के माध्यम से, तो उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ है इसके बारे में, तो अनुच्छेद 39A में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 39A में इसके बारे में बताया गया है क्या, तो समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, अब देखिए जो ग्राम पंचायत, जो गांव रहते हैं है ना, गांव के ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया किसमें, तो अनुच्छेद 40 में। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया कहाँ गया है, तो याद रखना है अनुच्छेद 40 में। उसी प्रकार समान नागरिक संहिता, ठीक है, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, इसके बारे में बताया कहाँ गया है, तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 44 में, याद रखना है।
उसी प्रकार जो कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन ये कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखना है अनुच्छेद 48 में, ठीक है। कृषि और पशुपालन कहाँ है, तो इसको अनुच्छेद 48 में इससे संबंधित प्रावधान है, ठीक। उसी प्रकार जो संघीय न्यायपालिका है, संघीय न्यायपालिका कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय, ये किस में है, तो अनुच्छेद 124 में। नागरिकता के याद रखेंगे भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 में है, ठीक है। नागरिकता को आपको याद रखना है, भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 में है, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। जो आकस्मिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल या बाह्य आक्रमण काल, ठीक है, या बाह्य युद्ध की स्थिति जो होती है ना, और साथ ही जो आंतरिक विद्रोह होता है, इससे संबंधित चीजों को इसमें शामिल किया गया है। कहाँ, तो आकस्मिक प्रावधान में याद रखेंगे यह अनुच्छेद 352 में, ठीक है। उसी प्रकार जो विधायी शक्तियों का वितरण, मतलब विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है, इसको बताया गया है अनुच्छेद 245 में, ठीक है। एक बार मैं चेक आउट करता हूँ उसको, कहाँ है, तो अनुच्छेद 200, हाँ ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में वो 48 जैसा दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो विधायी शक्तियों को वितरण से संबंधित चीजों हैं, इसको कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 345 में। चलिए ठीक है, मैं इसका एक खंड को क्या करता हूँ, एक पार्ट को मैं इसका इरेज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी से क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ला ला ला, इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ें, है ना। क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे आपको। कल के एग्जाम में पीएससी में आपको हमारे क्लास से 41 क्वेश्चन क्या है पेपर में देखने को मिले हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैंने जैसे बताया था वैसा ही आया हुआ था, ठीक है। 35 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैंने क्लास में कराया था वैसे। दूसरा चीज है ना, जो विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्री जो घोषला वंश में आए हुए थे, मैंने ज़्यादा उसका टाइमलाइन एक क्रम से सीक्वेंस से नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैं क्राफर्ड है ना, एंडरसन और जेनकिंग्स, इनके बारे में बताया था। उसको आप क्या अगर पढ़ पाए होंगे अच्छे से, है ना, तो उसको कोरिलेट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब रघुजी तृतीय के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके शासनकाल के दौरान, ठीक है, जो कवि थे, है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, ईशान देव के बारे में। उसको छोड़कर, है ना, ईशान देव को छोड़कर किसी अन्य कवि के बारे में नहीं बताया था, वहां से क्वेश्चन भी एक बने थे, ठीक है। तो हम लोग लगभग 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, और जो हमारे क्लास से ही, है ना, या तो क्लास से वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं या उसी के आसपास क्वेश्चन वहां से आपको एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। करंट अफेयर से सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, वीडियो के माध्यम से पढ़ा था, ठीक है। करंट अफेयर के 10 या 11 क्वेश्चन आए थे, वहां से सारे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन, है ना, जो रमणी पुरस्कार है उसको छोड़कर सारे क्वेश्चन जो है यहाँ मैंने क्या किया था, वीडियो के माध्यम से आपको कराया था। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अगले इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। कुछ अगले इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए, जो संशोधन की प्रक्रिया है ना, संशोधन की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका संशोधन, जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसके बारे में है, ठीक है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसको कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है, इसको क्या करना है, कूट में मिलाना था, ठीक। अगला है आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद देखते हैं कि ये केंद्र के मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा गया है या राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। अगला है समानता का अधिकार, ठीक। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में शामिल है, इसके बारे में। और अगला आपका है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब इसको देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद या भाग के अंतर्गत ये क्या है, शामिल है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है ना, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में जो चीज पहले से क्या है लिखा हुआ हो, उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, तो क्या होता है, ये मौखिक रूप से, है ना, एकदम मौखिक रूप से नहीं होता। देखिए, इसमें जो विधेयक में संशोधन है, एक तो साधारण रूप से भी होता है, दूसरे बहुमत के रूप में होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे,
ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग थ्योरी वाले क्लास में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन, ठीक है, जो संभावित है आने वाले आपके एग्जाम में दिखेंगे और साथ ही पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चूंकि ये जो है रेलवे से संबंधित क्लास है, ठीक है। याद रखना ये जो क्लास है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है रेलवे को। तो रेलवे में जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं मैं केवल उसी तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे कराऊंगा, उससे ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और इसके साथ आपकी जो इसके पहले ठीक चली हुई क्लास चल रही है वो परिचारक के क्लास को डेडिकेटेड है, वहाँ आपको परिचारक से ही संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर भी आज का जो मात्रक का क्लास मैंने लिया है वो आने वाले किसी भी एग्जाम में जहाँ से मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे एग्जाम में वहीं से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसको दिया गया है अनुच्छेद 368 में, याद रखेंगे। आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड से संबंधित चीज़ों को। इसके बाद है मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद इसको दिया गया है अनुच्छेद 74 में, ठीक है। याद रखेंगे ये केंद्रीय स्तर की मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, ये कहाँ की है तो केंद्र की, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और समानता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 14, ठीक है। समानता के अधिकार के बारे में याद रखना है, इसको अनुच्छेद 14 में बताया गया है, ठीक है, कि आपको समानता का अधिकार कहाँ कैसे कैसे दिया गया है, ठीक है। ठीक, किन किन चीज़ों में आपको समानता प्रदान की गई है इसके बारे में अनुच्छेद 14 में बताया गया है। उसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व है इसको अनुच्छेद 36 से 51 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आप नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कर सकेंगे, जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे। चलिए, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए यहाँ पे फिर अगला प्रश्न है कि विधानतः नए राज्य को शामिल करना, इसको मैंने बताया था आपको, ये शामिल है अनुच्छेद 2 में। किसमें शामिल है तो अनुच्छेद 2 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन चीज़ों और यहाँ पे अंतर थोड़ा सा है। वहाँ मैंने बताया था कि नए राज्यों का निर्माण, क्या बताया था, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। यहाँ देखिएगा नए राज्यों को क्या करना, शामिल करना, ठीक है। क्या है, नए राज्यों को शामिल करना, है ना। इससे संबंधित चीज़ों को पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आप देख पाते हैं समानता का अधिकार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, वहाँ से प्रश्न है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पुलिस आपको क्या कर सकती है, बिना समन दिए ही, बिना नोटिस जारी किए गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पुलिस आपको क्या करती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो अगर कोई मामला इतना गंभीर है, ठीक है, तो पुलिस आपको निसंदेह वहाँ गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर आपके पास संवैधानिक कुछ प्रावधान हैं जो संविधान में दिए गए हैं, उसके अंतर्गत आप कार्रवाई करेंगे, है ना। आपके द्वारा क्या है, उस नियम के अंतर्गत वकील के माध्यम से या किसी तरह विधिवक्ता के माध्यम से, है ना, इन सब चीज़ों को जो जज होते हैं, ठीक है, उनके सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद, ठीक है, आपको एक संरक्षण मिलता है। किस तरीके का, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसको कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। साथ ही राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक बन जाता है तो विधेयक के, है ना, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो क्या बनता है, विधेयक, एक्ट या कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति उसमें अपनी अनुमति न दें, हस्ताक्षर न करें, तब तक वो क्या होता है, एक विधेयक ही रहता है, लेकिन वो क्या होता है, लागू नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी विधेयक को लागू कराने के लिए, नियम बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जो है क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जो नए राज्यों का शामिल होना, ठीक है, जो नए राज्य हैं उनको शामिल करना, ये आता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, आपको पता है, और आपको इसके अगेंस्ट किसी प्रकार का, अगेंस्ट नहीं कहना चाहिए, इससे संबंधित जो बचाव के लिए आपके पास जो विधिक, है ना, नियम या कानून या प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति अगर विधेयक को अनुमति देती है, और ये अधिकार राष्ट्रपति को कहाँ से मिला है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है। किसी भी विधेयक को अनुमति देना या उस पर अपना हस्ताक्षर करना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 111 में है, ठीक है। चलिए
अब देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है इसके निर्वाचन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसको कौन से अनुच्छेदीय भाग में दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति इसको कहाँ दिया गया है? इससे संबंधित चीज़ों के बारे में। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ से सब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, और इसके बाद है अगला है, ठीक है, जो राज्य की विधानसभा है उसकी संरचना वो किस तरीके की है? ठीक है, कितने उसमें विधानसभा सीट हैं, उसकी एसटी एसटी स्थान का आरक्षण किस प्रकार के हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, तो याद रखेंगे आप राष्ट्रपति के निर्वाचन को कहाँ दिया गया? तो याद रखेंगे यह है अनुच्छेद 54 में। कहाँ? तो अनुच्छेद 54 में। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को बताया गया किसमें? तो अनुच्छेद 54 में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। याद रखना है अनुच्छेद 75 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ा था वो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति आपको ये देखने को मिलता है अनुच्छेद 155 में। ठीक है, अनुच्छेद 155 में जो राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही जो राज्य की विधानसभा की संरचना है ना, कि विधानसभा किस प्रकार से है, ठीक है, उसमें एसटी एससी का आरक्षण किस प्रकार से है, एसटी एससी जो स्थान है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये राज्य की विधानसभा की संरचना इसके बारे में हमें बताया गया है। याद रखेंगे अनुच्छेद 170 में। किसमें? तो अनुच्छेद 170 में। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर बता दूं, अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड बोर्ड घटना चक्र पुस्तक है और यहीं से मैंने इन सब प्रश्नों को क्या किया है? टेक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखेंगे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना, राष्ट्रपति को उसके पद पर हटाने के लिए या आरोप लगाने के लिए, ठीक है, महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, आरोप सिद्धि के लिए ये कहाँ पे दिया गया है? ठीक, उसी प्रकार जो है उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, उपराष्ट्रपति को क्या करने के लिए? उसके पद से हटाने के लिए, निर्वासित करने के लिए। इसके बारे में कहाँ दिया गया है ना, इसके बारे में प्रावधान की कहाँ पर है? उसी प्रकार स्पीकर है ना, जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर को हटाना, इसके बारे में कहाँ प्रावधान दिया गया है? इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, आपको पता होगा राज्यसभा के उपसभापति कौन होता है? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक, ये कहाँ पे दिया गया है? इससे संबंधित प्रावधान या अनुच्छेद के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग है या अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित चीजें कहाँ है? तो अनुच्छेद 61 में, आपको याद रखना है। साथ ही उपराष्ट्रपति को हटाना ये अनुच्छेद 67 बी में दिया गया है, बी या ख में। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 67 ख में दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार जो स्पीकर होते हैं है ना, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनको हटाने के बारे में जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 94 में। ठीक है, अनुच्छेद 94 में लोकसभा स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से आप देख पाएंगे राज्यसभा के जो उपसभापति हैं इनको हटाया जाता है अनुच्छेद 90 के में। ठीक है, अनुच्छेद 90 में दिए गए प्रावधान के तहत राज्यसभा के उपसभापति को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाया कैसे जाता है, तो इसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 90 में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए निर्वाचन के बारे में मैं बताया आपको अनुच्छेद 324 में। ठीक है, यहाँ पे दो नई चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक अनुच्छेद 330। ठीक है, अनुच्छेद 330 के बारे में आपको याद रखना है, ये लोकसभा में। ठीक है, इसके पहले मैंने राज्यसभा में जो एसटी एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थान के आरक्षण से संबंधित बातें हैं वो किस प्रावधान में दिया गया था, इसको मैंने आपको बताया था। वो कहाँ था? तो राज्यसभा में था। ठीक है,
माफ करिएगा, वो राज्य विधानसभा में था। कहाँ? तो राज्य की विधानसभा में था। ठीक है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार के स्थान का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे आपने आपको, है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राज्य के विधानसभा में जो ST SC का स्थान के आरक्षण संबंधित चीजों को क्या किया गया, शामिल किया गया है। अभी मैंने गलती से क्या कहा था, राज्यसभा में। राज्यसभा के बारे में आपको याद रखना है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का ST SC आरक्षण से संबंधित स्थानों का कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ लोकसभा में। ठीक है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में जो SC, अनुसूचित जाति और ST के स्थान के आरक्षण संबंधित प्रावधान को बताया गया है। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को आप बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखिए जितने भी चीजें हैं सब सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, और यहाँ से आपको प्रश्न वनडे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और रेलवे में तो अनुच्छेद से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलना ही है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न जो संविधान संशोधन से संबंधित है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2-3 चीजें अभी देखिए आप, कुछ नया चीजें आपको सामने देखने को मिलता है। देखिए अखिल भारतीय परिषद की अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया था, अनुच्छेद 312। इस एग्जाम के थ्रू आप IAS IPS या IFS बनते हैं। ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अभी देखिएगा जो वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग याद रखना है। वित्त आयोग के बारे में कहाँ बताया गया है, वित्त आयोग का गठन से संबंधित चीजें कहाँ हैं, याद रखना है अनुच्छेद 280 में। कहाँ? तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित चीजों को बताया गया है। अब इसके बाद अगला जो है वित्तीय आपात। ठीक है, याद रखेंगे मैंने यहाँ पे, है ना, देखिए थोड़ी देर पहले आकस्मिक प्रावधान बताया था, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 तीनों ही आकस्मिक प्रावधान से संबंधित हैं। एक वित्त संबंधी, दूसरा बाह्य आक्रमण से संबंधी, और 30 उस देश के या राज्य के अंतर्गत जो आंतरिक विद्रोह होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी जो वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, जो वित्तीय आकस्मिक प्रावधान है, ठीक, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 360 में। कहाँ? तो अनुच्छेद 360 में। वित्त आयोग आप लोगों ने देखा अनुच्छेद 280 में, वित्तीय आपातकाल आप देख पाते हैं अनुच्छेद 360 में। ठीक है, देखिए CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जिनको नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक कहा जाता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक या महालेखा निरीक्षक, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है SSC में यहाँ क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट सिलेक्शन देखने को मिलता है। AAO, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, या ठीक है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसका होता है कहाँ, CSO में। ठीक है, तो आप यहाँ दे पाएंगे CAG। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो CAG से है, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन वित्त आयोग से, जिसको मैंने अभी बताया अनुच्छेद 280 में इसके अंतर्गत प्रावधान है। प्रशासनिक अधिकरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अनुच्छेद 323A, और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग को मैंने आपको पहले ही बताया, अनुच्छेद 315। तो CAG, इसके बारे में प्रावधान आपको देखने को कहाँ मिलेगा, याद रखना है अनुच्छेद 148। ठीक, अनुच्छेद 148 में CAG से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन को। देखिए, अप्रेस्यता का अंत, है ना, अप्रेस्यता का अंत, है ना, जो भेदभाव और जो छुआछूत है, इन सब चीजों को कहाँ शामिल किया गया है। उसके बाद अगला आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
ठीक है। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की जानकारी मांगते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की जानकारी अगर वो प्रधानमंत्री से लेना है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जानकारी जो लेते हैं वो कौन से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में। साथ ही अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं उसके बारे में, ठीक है, संसद सदस्यों के ठीक है, तो जो संसद सदस्य है, ठीक है, याद रखेंगे सदस्यों की, ठीक है, संसद सदस्यों की निर्भरताओं, किससे, तो निर्भरताओं, ठीक है, उनकी योग्यता से संबंधित चीजें। देखिए जो अप्रत्यक्षतक अंत है इसको कहाँ बताया गया है, राष्ट्रपति अगर किसी भी प्रकार की जानकारी प्रधानमंत्री को देते हैं तो कौन से अनुच्छेद के तहत उसको शामिल किया गया है। साथ ही संसद सदस्यों की जो निर्भरताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसको कहाँ पर बताया गया है, ठीक है, या उनके वेतन है ना, या भत्ते से संबंधित चीज, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे उसके बारे में। देखिए अप्रत्यक्षतक अंत आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है, ठीक, अनुच्छेद 17 में अप्रत्यक्षतक के अंत से संबंधित चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसी में आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है, जो राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की जानकारी अगर प्रधानमंत्री से मांगते हैं तो प्रधानमंत्री कौन से विधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देखते हैं, याद रखेंगे ये आता है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। साथ ही जो संसद सदस्यों की निर्भरताएं हैं, योग्यताएं हैं, वेतन और भत्ते हैं, इसको अनुच्छेद 192 है ना, किसमें, तो अनुच्छेद 192 में शामिल किया गया है। कहाँ, तो अनुच्छेद 192 में। चलिए ठीक है, आपका तीसरा जो पार्ट है ना, इसको मैं इरेज करता हूं और इससे आगे हम लोग इस वाले सेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए उच्च न्यायालय का है ना, उच्च न्यायालय का अगला आपका प्रश्न ध्यान देंगे, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, ये इसका प्रावधान कहाँ है, कौन से अनुच्छेद में है, इसके बारे में प्रश्न है। अगला है न्यायाधीश का, है ना, मतलब जो जज होते हैं उनका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, ठीक है, उनका स्थानांतरण को कहाँ बताया गया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का जो रीट जारी करने की शक्ति है, इसको या इसका प्रावधान कहाँ पर है, कहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है सभी न्यायालयों के अधीक्षण के लिए, ठीक है, देखिए जो सभी कोर्ट हैं भारत में, जितने भी कोर्ट हैं उन सब में सबसे सुप्रीम कौन है, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट। तो इसी चीज को पूछा गया है, सभी न्यायालय के अधीक्षण, सभी न्यायालय का अधीक्षण है ना, उनका अध्यक्ष कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। मतलब सभी न्यायालय को अध्यक्षित करने की शक्ति, सभी न्यायालय के अध्यक्षित करने की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए उच्च न्यायालय में को अभिलेख न्यायालय होना, यह है अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। साथ ही जो न्यायाधीश है उनका स्थानांतरण अगर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय होता है, यह होता है अनुच्छेद 222 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 222 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण होता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट है ना, क्या है अगला, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है ना, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय को रीट जारी करती है उसकी शक्ति है, इसके बारे में आपको बताया गया अनुच्छेद 226 में। कहाँ, तो अनुच्छेद 226 में, ठीक, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की जो शक्ति है इसको बताया गया है अनुच्छेद 226 में। साथ ही सभी न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्च न्यायालय का जो अधीक्षण किया जाता है इसको बताया गया है अनुच्छेद 227 में। कहाँ, तो अनुच्छेद 227 में, ठीक। आप यहाँ देख पाते हैं
कि जो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, ये कहाँ है? अनुच्छेद 215 में इससे संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको जो न्यायाधीश में का जो स्थानांतरण होता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 222 में। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति होती है दूसरे न्यायालयों को, है ना, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 226 में। कहाँ? तो अनुच्छेद 226 में। इसके साथ ही सभी न्यायालय की जो अधीक्षण करने की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये किसके अंतर्गत शामिल है? तो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत। चलिए, इतने क्वेश्चन को मैं आज क्या करता हूँ, आपका क्लास में यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद आगे के जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही अनुच्छेद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपके वीडियो में आज में शामिल कर दिया गया है। और इसके बाद अगर मुझे लगता है कि कहीं कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है और छूट गया हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा। चलिए ठीक है, अच्छे से क्या रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी स्टेट का हो या रेलवे का हो या एसएससी का हो, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस तरीके से देखने को मिलते हैं।